एवरीवन, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल की क्लास में हमने कैबिनेट मिशन को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम कैबिनेट मिशन के सारे फंक्शंस देखने वाले हैं। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन का काम क्या था और कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर के क्या क्या कार्य किए, कैबिनेट मिशन के आ जाने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इम्फेक्ट पड़े थे कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। और इसमें हम इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और है, उसके बारे में भी जानेंगे कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तब तक हमारे देश की अंतरिम सरकार को कैसे रन किया गया। इन सारे के सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास की PDF नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कैबिनेट मिशन के बारे में कल की क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले कल की क्लास को जरूर वॉच कर लेना, इसके बाद आज की क्लास पर आना। तो ध्यान देना भैया, कैबिनेट मिशन भारत आ गया था और ये भारत कब आया था, ये कहानी मैंने आपको कल बता दी थी कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ चुका है। कई बार आपसे पूछता है कि कैबिनेट मिशन ने भारत पर कहाँ पर आया था, तो भैया ध्यान रखने का, ये दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन सबसे पहले भारत कहाँ पर आया, तो ये दिल्ली में आया था। अब कैबिनेट मिशन क्या है, ये कुछ 3 लोगों से मिला करके एक ग्रुप है जिसका नाम दिया गया है कैबिनेट। ये ब्रिटिश की कैबिनेट मिशन से, ये ब्रिटिश की कैबिनेट से 3 लोग भेजे गए हैं जिनका नाम हमने कल की वीडियो में आपको बताया ही था, और ये वही मिशन है। और ये करने क्या आए हैं कैबिनेट मिशन, तो ये कैबिनेट मिशन भारत के इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने आए हैं। इनके 2 काम हैं कि पहले काम है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण करना, वो कैसे निर्माण होगी, उसमें कितने सदस्य रहेंगे, और इसके बाद जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तब तक इंडिया की अंतरिम सरकार को कैसे चलाया जाए, इनके 2 कार्य होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट मिशन आया, आने के बाद में इसने किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये जांच करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली इसकी जो रिपोर्ट होती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब आई, तो ये 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट आई। अब देखिए 24 मार्च को ये कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने इतनी स्पीड से काम किया कि 16 मई 1946 को इसने एक रिपोर्ट दे दी। अब ये रिपोर्ट क्या थी, तो इस रिपोर्ट में इसने सीटों का बंटवारा किया था, सीटों का आवंटन किया था कि संविधान सभा जो होगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो होगी, उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले इसने भैया कि ध्यान दीजिए क्या क्या दिया, भारत की संविधान सभा में इसने बोला कि 389 सदस्यों पर गठित होगी, यानी कि इंडियन जो असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसमें 389 सदस्य जो होंगे वो मेंबर्स होंगे। यानी कि संविधान बनाने का कार्य कितने लोग कर रहे होंगे, तो 389 लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कार्य कर रहे होंगे। लेकिन ये 389 को भी उसने 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 292, ये 292 सदस्य वहाँ से आएंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यानी कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से। अब ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो हिस्सा भारत का है लेकिन कब्जा ब्रिटिशर्स का है। आपको ध्यान होगा कि ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में कब्जा नहीं किया था, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर कब्जा किया जहाँ से उनको बिजनेस के लिए, जहाँ पर उनको पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी अच्छा माहौल मिल सके। तो ब्रिटिश प्रोविंस वो ऐसी जगह है जो भारत की है लेकिन कब्जा किसका है, अंग्रेजों का। तो वहाँ से इसने 292 सदस्य उठाए। इन 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रोविंस से, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे, कुछ एरिया, कुछ हिस्सा, पार्ट ऐसा था जो ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं आता था। जैसे खासकर आपने ध्यान दिया होगा जो राजस्थान का क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स के अधीन कम था। तो ऐसे टोटल कितनी जो सदस्य थे, तो वो 93 सदस्य ऐसे हो गए जो देसी रियासत से थे। यहाँ पर राजशाही चलती थी, अभी भी राजा रजवाड़े चलते थे, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कोई कब्जा नहीं था। और 4 प्रमुख आयुक्त राज्य थे, यानी कि चीफ कमिश्नरी थी, और ये चीफ कमिश्नरी 4 थे, यहाँ से 4 सदस्य आए थे। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चारों कमिश्नरी के नाम क्या थे। तो सबसे पहली कमिश्नरी है अजमेर जो राजस्थान में पड़ती है, इसके बाद में बलूचिस्तान, ये दूसरी कमिश्नरी होगी, और तीसरी कमिश्नरी है कुर्ग जो कि आज कर्नाटक में है, और चौथी कोई और नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली। यानी कि ये 4 कमिश्नरी आपके सामने है। तो भैया ध्यान देना, सबसे पहली बात
कैबिनेट मिशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, 389 सदस्यों को उसने गठित किया, 292, ध्यान दीजिए 292, 292 ब्रिटिश प्रोविंस से, यानी कि उसने कहा कि 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, ये मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनाएंगे। और इसके बाद में 93 जो सदस्य होंगे ये देसी रियासत से होंगे, यानी कि डोमेस्टिक किंगडम से होंगे, यहाँ पर अभी भी राजशाही चल रही है। और प्रमुख आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नरी स्टेट से कितने होंगे, तो उस समय भारत में 4 प्रमुख कमिश्नरी स्टेट थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। प्रश्न कई बार ये पूछता है कि कुर्ग जो था ये वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। बलूचिस्तान की बात करें तो भैया आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पर है, ये फिलहाल अभी पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान से हटने के लिए बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह कर रहे हैं, आपको पता होगा ये चीज़ें, करंट अफेयर में आप पढ़ रहे होंगे। अब दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिएगा। अब अगला फैक्ट देखिए कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये अप्रत्यक्ष रूप कैसे होता है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी इनडायरेक्ट चूज़ किए जाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं। आप जो वोट देते हैं जाके वो लोकसभा के सदस्यों को वोट देके, ना कि राज्यसभा के। तो भैया राज्यसभा के सदस्य फिर कैसे चूज़ किए जाते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ये पब्लिक है, मैंने मान लिया ये पब्लिक है, ये पब्लिक विधानसभा के सदस्यों को चुनती है। अब विधानसभा क्या है, आप एमएलए चुनते हैं ना, विधायक जी को तो आप ही चुनते हैं ना, तो आपने किसको चुना, विधायक जी को। और इन विधायक जी ने किसको चुना, इन विधायक जी ने चुन लिया राज्यसभा के सदस्य को। उसी तरीके से जब संविधान सभा बनी तो ये आप पब्लिक थे, आप पब्लिक ने प्रांतों के जो सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, उस समय ध्यान रखना, उस समय क्या राज्यों को प्रांत कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जा रहा है, तो राज्यों को उस समय प्रांत कहा जाता है। तो प्रांतों के जो सदस्य थे, आप पब्लिक ने प्रांतों के सदस्य को चूज किया, और इन प्रांतों के सदस्य ने जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सभा थी उसको चूज किया, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको चूज किया। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे ये कई बार ये पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वर्तमान में किस चुनाव प्रणाली से मिलता है, तो मेरे भाई ध्यान रखना वो मिलता है राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली से। क्यों मिलता है इसके बारे में बात हमने अभी करी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, अपनी नोट पर एक चीज नोट कर लेना कि संविधान सभा में निर्वाचित 296 यानी कि 292 + 4। अब ये क्या चीज हो गई, ये गणित क्या है, आइए समझ लेते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर भैया चुनाव सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के लिए होगा, 296, यानी कि जो ब्रिटिश का जो जहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा है वहाँ भैया इलेक्शन होंगे। देखना 292 तो यहाँ पर आपके ब्रिटिश प्रोविंस पर हो गए, +4 ये भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, तो +4 बराबर 296, यानी कि इन 296 सीटों के लिए हमें निर्वाचन करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये 93 सीटों के लिए निर्वाचन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनमें देसी रियासत है, इनमें राजा है, इनका निर्वाचन नहीं होगा, ये सीधे सीधे नॉमिनेट होंगे और ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो 292 + 4 आपका जवाब होना चाहिए कि 296 सदस्य जो थे, यानी कि 292 आपके ब्रिटिश प्रोविंस से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। तो ये 296 सदस्य क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, इलेक्ट हुए थे, यानी कि इन 296 सदस्यों के लिए इलेक्शन करवाया गया था। लेकिन अगर नॉमिनेशन की बात करें, मनोनीत की बात करें, तो ये 93 सदस्य जो थे ये मनोनीत हुए थे और ये सारे देसी रियासत से आए थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप वॉच करते रहना समय समय पर। ये सारी की सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट पर ऐड कर दी है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सीधा जा करके प्लेलिस्ट से जाएंगे और सारी की सारी क्लासेस जो है वो आप देख लेंगे। पूरा फ्री बैच आपको मिल रहा है, और जिस तरीके से पेड बैच होता है ना वैसे ही मिल रहा है। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप ध्यान रखना। बहुत हम हिंदी और देहाती लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए संविधान सभा का एक सदस्य ये 10 लाख जनसंख्या के नेतृत्व करता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक संविधान सभा का जो सदस्य था वो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर बनाया गया था। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये जगह है, इस जगह का नाम है रामपुर, इस जगह का नाम है रामपुर, और यहाँ पर भैया 20 लाख लोग रहते हैं। ध्यान दीजिए 20 लाख लोग रहते हैं। तो यहाँ से 20 लाख लोगों में से कितने सदस्य चुने जाएंगे, तो संविधान सभा के लिए 2 सदस्य चुने जाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 लाख लोगों में से एक सदस्य चुना गया है। 10 लाख लोगों को हैंडल करने के लिए संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाता है। तो 20 लाख लोगों के लिए कितना, 2, 30 लाख लोगों के लिए 3, 40 लाख लोगों के लिए 4। गुड।
तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं मतदाताओं को 3 भागों में बांटने की जो बात है वो अब कर लेते हैं। तो भैया जो 389 सदस्य थे ये तो हमारे बन गए, 389 सदस्य तो हमने बना दिए, लेकिन इनको वोट कौन करेगा, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने 3 यहाँ पर वर्ग बना दिए, 3 समूह बना दिए, और ये समूह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समूह था भैया सामान्य, यानी कि जो जनरल कास्ट के हैं, कास्ट क्या छोड़ दीजिए, जो जनरल में आते हैं, जो सामान्य श्रेणी एक हमने बनाई है, यानी कि जो सामान्य लोग होंगे, जनरल लोग, वो जनरल लोग को ही वोट करेंगे। इसके बाद हमने एक मुस्लिम लीग भी, आप देख ही रहे होंगे, जब भारत आज़ाद हो रहा था, संघर्ष कर रहे थे, उस समय एक मुस्लिम लीग भी था, तो हमें मुसलमानों के लिए भी कुछ करना होगा, तो हमने मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम वर्ग बनाया, यानी कि जो भी मुसलमान होंगे वो मुस्लिम को वोट करेंगे, और इसके बाद जो सिख होंगे वो सिख वोट, जो वर्ग है, जो एक तरीके से कम्युनिटी है, उसको ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो हमने 3 यहाँ पर वर्ग बना दिए, एक सामान्य वर्ग जो सामान्य वोट करेगा, मुस्लिम वर्ग जो मुस्लिम के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, सिख जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिख वोट करेंगे, और ये तीनों मिलकर के अब चुनाव लड़ेंगे किसके लिए, इंडियन जो है संवैधानिक सभा के लिए। अब ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, और टोटल चुनाव कितने का होगा मैंने आपको पहले बता दिया, 296। तो ये तीनों मिलकर के 296 के लिए लड़ेंगे, और बाकी जो 96 हैं, ये 96 तो प्रिंसली स्टेट से हैं, सॉरी देसी रियासत से हैं आपका। तो देसी रियासत से हैं तो यहाँ पर नॉमिनेशन की बात तो, इलेक्शन की बात तो होगी नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन होगा, यानी कि मनोनीत किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात पर आते हैं, देसी रियासत की जो प्रतिनिधि को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था। अब ये मैंने बात अभी आपको बता दी कि जो ये देसी रियासत से लोग थे, इनके प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाएगा, यानी कि नॉमिनेटेड किया जाएगा, नॉट इलेक्टेड। इलेक्टेड कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 296, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब नॉमिनेट किए जाएंगे। नया संविधान न बनने तक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बन रहा है, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं होता तब तक हमारे देश की पब्लिक को संभालेगा कौन, देश के लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा, देश के हंगर जो रिपोर्ट है इनको कौन संभालेगा, देश के लोगों को कौन संभालेगा। तो इसके लिए भैया अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब ये अंतरिम सरकार क्या है, ध्यान देना भैया, 296 लोग थे, ये 296 लोग क्या बना रहे थे, ये संविधान बना रहे थे। मैंने अभी आपको बताया ये संविधान बनाएंगे, लेकिन ये 2 काम करेंगे, एक काम इनका होगा संविधान बनाना, और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक ये अंतरिम सरकार के, यानी कि इंटरनल गवर्नमेंट के रूप में भी काम करेंगे, अंतरिम सरकार के रूप में भी काम करेंगे। अब ध्यान देना भैया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बैठी होगी, यानी कि जब ये लोग संविधान बना रहे होंगे, तब इनके जो अध्यक्ष होंगे, यहाँ से एक प्रश्न बहुत बनता है कि तब इनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे राजेंद्र प्रसाद। वो कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही 296 सदस्य जब इंटरनल गवर्नमेंट के लिए बैठे होंगे, जब देश को चलाने के लिए बैठे होंगे, तब इसके अध्यक्ष होंगे जीवी मावलंकर। कौन होंगे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। और हमने इनको भारत का पहला स्पीकर भी बनाया था जब हमने इलेक्शन करवाए 1951-52 में, तब फिर हमने इनको क्या बना दिया, पहला स्पीकर बना दिया, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। इनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गई हमारी, लेकिन आइए अब हम समझ लेते हैं कि इंटरनल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, अंतरिम सरकार कैसे चलेगी। अंतरिम सरकार को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कौन कौन योगदान लेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया अंतरिम सरकार के लिए हमने चुनाव करवा दिए जुलाई से अगस्त के महीने में 1946 में। अंतरिम सरकार के लिए हमारा चुनाव करना स्टार्ट, एक्चुअली अंतरिम सरकार कह लीजिए या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन सभा की बात कर लीजिए, इन दोनों के चुनाव एक साथ ही हुए थे, एक साथ हुए थे। और सभी वही जो लोग 296 जो आपके संविधान सभा को बना रहे थे, वही अंतरिम सरकार को भी चला रहे थे। तो यहाँ पर हमने 296 लोगों के लिए वोट कराए थे, आपको पता होगा। तो इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं संविधान सभा के लिए और अंतरिम सरकार, इन दोनों के लिए। कब हुए, तो ये भैया जुलाई से अगस्त 1946 तक चले, क्योंकि उस समय तो ईवीएम नहीं था ना कि आप 2 चरणों में चुनाव करा लो, 1 चरणों में। यहाँ पर तो भैया 2 महीने चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि ईवीएम नहीं था उस समय, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो भैया जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने 1946 तक क्या चलता रहा, चुनाव चलता रहा। अब जब ये चुनाव चला तो मेरे भाई एक बात आपको यहाँ से समझने की और होगी कि 296 वोटों, 296 कॉन्स्टिट्यूशन जो सदस्य थे उनके लिए हमने यहाँ पर इलेक्शन करवाया। अब हम सीटें बांटेंगे कि इन तीनों वर्ग को सीटें कितनी मिल रही हैं, इन तीनों के तीनों वर्गों को एक्चुअली में सीटें कितनी मिल रही। तो ध्यान देना भैया, उस समय जो लड़ी थी चुनाव, तो सबसे पहली एक पार्टी लड़ी थी, ये थी कांग्रेस। दूसरी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग और तीसरा था अन्य। तो ध्यान देना, मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग को ये बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी इसमें सबसे अधिक जो सदस्य बैठेंगे वो मुस्लिम होंगे। ये उनकी ऐसी उम्मीद थी, ऐसी आशा थी। तो इनकी उम्मीदें क्या थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठेगी वहाँ पर सबसे अधिक अगर सदस्य जीत करके आएंगे, यानी कि बहुमत जो हासिल करेगा वो कौन हासिल करेगा, वो हासिल करेगी मुस्लिम लीग। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, हुआ गया पूरा उल्टा। अब जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है कि कांग्रेस को 208 सीटें मिल जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को सिर्फ और सिर्फ 73 सीटें मिलती है। 73 सीटें आपको किसको मिलती है? मुस्लिम लीग को। अब बच्चों यहीं पर एक बात हम आपको बताते, ध्यान देना जरा, कि जब मुस्लिम लीग ने चाहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और सीटें जब उनको 73 मिलती है, तो अब इनके जो लीडर होगा, जो सुप्रीम लीडर इनका है मोहम्मद अली जिन्ना, उसके मन में एक पाप पैदा हो गया कि हमें अब भारत से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत में हमारा वर्चस्व खतरे में है। भारत में मुसलमानों का कोई बोलबाला नहीं रहेगा। हालांकि हमने भारत में मुसलमानों को इज्जत दी, आज भी रिस्पेक्ट है मुसलमानों की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में एक कीड़ा बैठ गया कि हमें पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अब हमारी भारत में कोई इज्जत नहीं होगी। और इसी ने यहीं पर कैबिनेट मिशन के सामने ही, अब ध्यान देना, लॉर्ड माउंटबेटन आएगा और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ही इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बनाने की डिमांड रखी थी। क्यों रखी थी, नज़ारा आपके सामने है। इसीलिए रखी थी क्योंकि जो चुनाव जो संविधान सभा का होने वाला था उसका जो रिजल्ट था वो मुस्लिम लीग के फेवर में रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया, कैबिनेट मिशन के सामने ही पाकिस्तान बनाने का जो है प्रस्ताव रख दिया। और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, जो इस स्कीम को सुनकर के बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो तो चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान को बांटना, कि इनको ऐसी पटरी पर डाल दो जो आपस में ज़िंदगी भर लड़ते रहे। तो यहाँ से बच्चों वो कहानी जो है वो सुलग चुकी है। मुस्लिम लीग को अब चिढ़ हो चुकी है भारत से कि भैया हमें क्या करना चाहिए, अब अपना अलग देश बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा जरा, कांग्रेस की सरकार बन गई। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। अब इस कांग्रेस की सरकार का अध्यक्ष कौन है? तो भैया भारत का जो उस समय वर्तमान का वायस राय है, क्योंकि हम अभी आज़ाद नहीं हुए, अभी हम वायस राय के अंदर ही काम कर रहे हैं, हम अभी आज़ाद नहीं हुए। तो उस समय वर्तमान वायस राय कौन था? लॉर्ड बोवेल। लेकिन ये भारत के बंटवारे के लिए सुटेबल नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इसको भेजा था भारत के बंटवारा कराने के लिए, लेकिन ये करा नहीं पाया, ये योग्य नहीं था। तो इन हरामखोर ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा, जो कि कैसा था मैं आपको बताऊं, जैसे घर में बुआ होती ना, बुआ, ऐसा काम कर रहा था। यानी कि ये एकदम खुराफाती इंसान और ये एकदम चुगलखोर इंसान, इसने बंटवारा कराने का ठान लिया और भारत पाकिस्तान को, इसने मुस्लिम लीग की मंशा को भांप लिया कि मुस्लिम्स अलग होना चाहते हैं, और उसने भारत और पाकिस्तान के दो बंटवारे कर दिए। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इतिहास का सबसे ज़्यादा गंदा इंसान भारत के लिए कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अब भैया उपाध्यक्ष की अगर बात करोगे तो उपाध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनको भारत का पहला प्रधानमंत्री अब बना दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी तो इनको भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ यहीं पर सिमट चुकी है, इनके अंदर आग का वो उबार उबल रहा है, इन्हें एक नया देश चाहिए। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे कि भारत कैसे टूटा था, वो हिस्ट्री का विषय है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ पॉलिटी। 15 यहाँ पर सदस्य जो थे वो अन्य थे। अब इन अन्य में भी दो भागों में बांटे लोग, यानी कि जो 8 सदस्य थे, वो जो 8 सदस्य थे वो निर्दलीय थे। निर्दलीय का मतलब होता है नॉन पार्टी, यानी कि ये किसी पार्टी से नहीं थे, ये इंडिविजुअल लड़ गए, निर्दलीय लड़ गए। और इसके बाद जो 7 थे ये क्षेत्रीय पार्टी, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियाँ होती ना, हर जैसे आज हम राज्य की बात करोगे तो हर राज्य में छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियाँ तो होती हैं। जैसे कि एक अभी ओवैसी साहब की पार्टी है, AIM करके, पता नहीं कौन सी पार्टी है, इतना बड़ा नाम है, तो वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। एक चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी, वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उस समय पर भी थी, और 7 क्षेत्रीय पार्टी सदस्य यहाँ पर जीत के आए थे और 8 निर्दलीय लड़े थे। अब एक बात ध्यान रखना, इन क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं कि सबके सब हिंदू, यहाँ पर मुस्लिम भी थी क्षेत्रीय पार्टी में, और यहाँ पर सामान्य वर्ग से भी लोग थे, और यहाँ पर सिख भी हैं क्षेत्रीय पार्टी में। इन मतलब 15 लोगों में से जो अन्य हैं, 15 लोगों में जो लड़े हैं, इनमें से ये सारे के सारे मुस्लिम, सारे के सारे सामान्य नहीं है, सारे कैटेगरी के मिले हुए हैं। तो भैया ध्यान देना,
अब एक चीज़ ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मैंने पहले बता दिया है कि जब संविधान सभा बनाने के लिए बैठती थी तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके बाद जब अंतरिम सरकार के लिए बैठती थी तो जीबी वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको हमने स्पीकर बनाया था। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, इसके कार्य देख लेते हैं। अब जो ये संविधान सभा बनी है इसके कार्य भी तो होंगे, इसके वर्क भी तो होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके लिए बनाई गई है भैया वो तो हम देख लें। तो इसके दो कार्य थे। पहला, देश के लिए संविधान बनाना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ये तो हमारा फर्स्ट कार्य था। और दूसरा था आम जनता के लिए कानून बनाना। अब कानून का मतलब क्या होगा? कानून का मतलब जो आज की हमारी संसद काम कर रही है, पार्लियामेंट जो आज की हमारी काम कर रही है, ये पार्लियामेंट क्या बनाती है? लॉ बनाती है। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। ये हमारी क्या है? लॉ बनाती है, कानून बनाती है, जिससे हमारे आम जनमानस को नुकसान ना हो, आम जनमानस को थोड़ी सी काम करने में, दैनिक कार्य करने में थोड़ी सी सुलभता हो। तो उसी लिए पहले अंतरिम सरकार के रूप में काम करना। तो इसके दो कार्य थे, संविधान बनाना और अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना। तो अध्यक्ष मैंने अभी आपके दोनों को बता दिया। आइए दोनों के अब कार्य देख लिए हैं, अब आगे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सदस्यों के बारे में। अब संविधान सभा के सदस्यों के बारे में बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ध्यान देना, सामान्य से यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई है, जो संवैधानिक सभा, उसमें सामान्य वर्ग के लोग कितने बैठे हैं? आपको पता होगा 389 लोग बैठे हैं। टोटल कितने बैठे हैं भैया? 389 लोग बैठे हैं। इनमें से 296 ऐसे हैं जो इलेक्ट होकर के आए, प्लस 93 ऐसे हैं जो निर्वाचित होकर के आए। इतने लोग बैठे हैं। इनमें से सामान्य कितने हैं? तो 213। अब आपके मन में एक चीज़ तो खटक रही होगी कि भैया सामान्य के तो 208 जीते थे, यहाँ पर 213 कैसे आ गए? सामान्य के मैंने अभी आपको बताया था कि 208 लोग जीते थे। ये देखिए 208 लोग जीते थे ना, लेकिन 213 कहाँ से आ गए? तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा था पहले भी कि जो ये 15 सदस्य थे, इसमें सारे के सारे मुस्लिम थोड़े थे। इन 15 सदस्यों में 213 जो बैठे हैं, कुछ सदस्य सामान्य से थे यानी कि जनरल से थे। तो संविधान सभा में तो ये भी जाएंगे ना। तो हमने इन जनरल को 208 के साथ में काउंट कर दिया और इनको मिलाकर के हमने कितना बना दिया? 213 बना दिया। कितना? 213 बना दिया। यानी कि 208 प्लस 5 उसमें हमने उठा लिए। किसमें से? 15 में से 5 जनरल थे, तो 213 बन गए। अब ये ध्यान रखना, फाइनली रिजल्ट क्या आता है? वो रिजल्ट ये आता है कि संविधान सभा में जनरल के कितने सदस्य होंगे? 213 पूछता है आपसे। और मुस्लिम के कितने होंगे? तो भैया मुस्लिम तो जीते थे 73 मुस्लिम जीते थे ना, लेकिन जो 15 अन्य थे ना, 15 जो अदर लोग थे, उनमें से यहाँ पर मिलाकर के टोटल कितने? 6 सदस्य उनमें अन्य में मुस्लिम थे। तो हमने मिलाकर के टोटल 79 मुस्लिम यहाँ पर बैठे। टोटल संविधान सभा में टोटल कितने बैठे? 79। सिखों की अगर बात करोगे तो भैया 4 सदस्य सिखों के थे, बहुत कम। निर्वाचित की बात करो, मैंने अभी बताया निर्वाचित टोटल 296 का हुआ था। मनोनीत कितने हुए थे? मनोनीत 96 हुए थे। महिलाओं की बात करो तो भैया इस असेंबली में 15 महिलाएं हैं। अनुसूचित एससी की बात करो तो भैया 26 एससी है। और एसटी की बात करोगे तो 33 एसटी सदस्य हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस डेटा को अगर आप याद नहीं कर सकते तो मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा में महिलाएँ कितनी थी? तो भैया 15 महिला। एससी के लोग कितने थे? शेड्यूल कास्ट के तो 26, शेड्यूल ट्राइब्स के कितने थे? तो 33। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा की कौन कौन सी महिला इंपॉर्टेंट है। तो एक महिला का नाम है बेगम एजाज रसूल। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि संविधान सभा की ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी और इनका चुनाव हुआ था संयुक्त प्रांत। अब ये संयुक्त प्रांत कोई और नहीं है, अपना उत्तर प्रदेश है। इसका नाम संयुक्त प्रांत था पहले, बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। तो इन महिला को याद रखना, बेगम एजेज रसूल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये इकलौती संविधान सभा की महिला थी। अब एनी मैकरनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मस्करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये देसी रियासत से मनोनीत एकमात्र महिला सदस्य थी। देसी रियासत में टोटल कितने थे? 93। अब इन 93 में 92 जो थे ये पुरुष थे। सिर्फ और सिर्फ एक महिला थी, रानी थी। और ये कहाँ से आई थी? ये आई थी श्रवणकोर यानी कि केरल से। श्रवणकोर एक जगह है जो कि केरल में पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक महिला थी जो देसी रियासत से आती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना, दक्षिणयानी वेलादुयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी। ये एकमात्र दलित महिला थी यानी कि एससी थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला का नाम क्या था? तो भैया उनका नाम था दक्षिणयानी वेलायुधन। तो ये दक्षिणयानी आप याद कर लेना, बाकी पीछे का छोड़ देना।
चौथी महिला का नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी और इनको स्वास्थ्य मंत्री चुना गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है राजकुमारी अमृत कौर। अगर आप दिल्ली के एम्स में जाओगे ना, एम्स जो दिल्ली का एम्स है, उसमें एक ओपीडी है, प्रसव पीड़ा का ओपीडी, यानी कि जो बच्चे से जो डिलीवरी वगैरह से संबंधित होती है, जो महिला और शिशु वगैरह से संबंधित ओपीडी है, उसका नाम रखा गया है राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी। तो ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तीसरी महिला आ जाती हैं सुचेता कृपलानी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला सीएम थी यूपी की। आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो ये कैबिनेट यानी कि जो ये संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसकी भी सदस्य थी सुचेता कृपलानी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बार पूछा गया, नाम ध्यान रखना। सरोजनी नायडू छठवीं महिला थी, सरोजनी नायडू। इनकी खास बात क्या है कि ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, यानी कि गवर्नर को क्या बोलते हैं? राज्यपाल, सरोजनी नायडू। तो ये बात ध्यान रखना, ये जितनी महिला हैं, ये महिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि ये पोस्ट पर बैठी हुई थी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छी क्लास अगर लगी होगी तो नीचे भैया दिल भेज देंगे, आप सारे लोग लाल दिल नीचे भेज दीजिए, बहुत बाण लगा दीजिए लाल दिल की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का था। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे कि जब सभा बैठी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जब संविधान सभा बैठी तो इस संविधान सभा ने किस तरीके से कार्य किए, इसके फंक्शंस कहते थे, कैसे कैसे कार्य किए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसका ढांचा कैसे बनाया, उसके अंदर कितनी कमेटी थी, उन कमेटियों के काम क्या थे। जैसे एक सबसे बड़ी कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, तो इन सभी के काम क्या थे, बहुत सारी कमेटियाँ थी। तो कल की क्लास में हम कमेटी देखेंगे और धीरे धीरे ऐसे करते 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 हम पीटी के पॉलिटी का पूरा सिलेबस बिल्कुल देहाती भाषा में पढ़ते हुए निपटा देंगे। तो आज की पीडीएफ फाइल नीचे से पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।